आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। बिल पेश होते ही सदन में हंगामा मच गया। कांग्रेस ने बिल पेश होते ही कहा कि सरकार संविधान को हाईजैक करना चाहती है। वहीं सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जब तक मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक इसका मतलब नहीं है। इस पर अमित शाह ने कहा कि मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है। अखिलेश यादव ने कहा पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। मैं जानना चाहता हूँ कि मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या। इस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि समाजवादी पार्टी पूरी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है। बिलों को पुनर्स्थापित करने के लिए ध्वनि मत से पास कराया जा रहा है। इस दौरान विपक्ष की मांग पर मत विभाजन किया गया और इसके लिए वोटिंग कराई गई। वोटिंग का फाइनल रिजल्ट आया है। इसमें पक्ष में 251 और विपक्ष में 185 वोट पड़े। प्रश्न ये कि विधेयक को जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 10 श्री अर्जुन राम मेघवाल। आइटम नंबर 10 66। जस्ट अध्यक्ष महोदय, with your kind permission, I move the following motion that this House do suspend the proviso to Rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motion for taking into consideration and passing of the Delimitation Bill 2026 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2026 as much as these are dependent upon the Constitution's 131st Amendment Bill 2026. क्या वेणुगोपाल जी, क्या This argument given by the Honourable Minister is completely against the rules. The rule is very clear. A bill which is dependent wholly or partly upon another bill pending before the House may be introduced in the House in anticipation of the passing of the bill in which it is dependent. Here one is the Constitution bill. Very clearly one is the Constitution bill. And other two is not a Constitution bill. Clubbing both together will not be a good practice, sir. Sir, we cannot allow it, sir. Therefore, there are consequences, sir. Just when the Constitution Amendment Bill is going to be defeated, then what is the point, sir? माननीय गृह मंत्री, Therefore, delimitation is completely just one. अरे हो गया ना भाई, बैठो। हो गया, आप बोल लिए। अरे बैठो। आप तो अपनी बात कीजिए माननीय गृह मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ इस पे, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ अभी। अरे भाई हो गया। गृह मंत्री जी, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ इस पे भी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी ने एक प्रकार से दो मुद्दे उठाए। एक मुद्दा टेक्निकल है कि जो संविधान संशोधन होता है इसमें गण की आपूर्ति अलग होती है और जो कानून होता है उसमें गण की आपूर्ति अलग होती है। सदन के बहुमत के जो रूल्स है, जो नियम बने हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए इस पर साथ में विचार नहीं हो सकता। और दूसरा कि जब डिबेट होती है तब संविधान संशोधन पर डिबेट अलग होना चाहिए और बिल पर अलग डिबेट होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो 3 बिल, एक संविधान संशोधन और 2 बिल सदन के सामने अभी प्रस्तुत किए हैं, उसमें से संविधान संशोधन करने के बाद महिला आरक्षण को लॉजिकल एंड ले जाने के लिए ये 2 कानून जरूरी है, इसलिए 2 कानून साथ में लाए गए। एक प्रकार से संविधान संशोधन होने के बाद जो जरूरियात उत्पन्न होती है उसी में से ये 2 कानून लाने का सोचा गया है। जहां तक उनका सवाल है कि बिल पारित करने में मत का विभाजन अलग अलग होता है, तो अभी हम चर्चा एक साथ में करें।
क्योंकि एक कुल मिलाकर एट लेंथ में देखें तो एक ही विषय पर चर्चा होना है। जब आप बिल पारित करोगे तो स्वाभाविक रूप से तीनों संविधान संशोधन में अलग डिवीजन होगा और बिलों की डिवीजन की जरूरत पड़ी तो भी वो अलग होगा। तो इसमें किसी भी प्रकार के औचित्य का भंग नहीं है और कई बार ऐसा हो चुका है, जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी ये तीनों बिल एक साथ ही आए थे और इसी सदन ने उनकी सहमति से पास किया, मगर आज सुबह वो विरोध करने का तय कर आए मीटिंग में, इसलिए हर चीज में विरोध ही किए जा रहे हैं। चर्चा का सवाल नहीं, मैंने उनको अलाउ थोड़ी किया है। नो नहीं, आप उनकी वकालत मत करो। माध्यम से इस महान सदन के समक्ष बोलते हुए मुझे गर्व, हर्ष और रोमांच की अनुभूति हो रही है। आज का दिन संसदीय इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। इसी गरिमा में सदन ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को पास कर हमारी मातृशक्ति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की थी और आज उस ऐतिहासिक निर्णय को लागू करने का समय आ गया। अध्यक्ष महोदय, इतिहास में कुछ अवसर ऐसे आते हैं जो इतना प्रभाव छोड़ जाते हैं कि सदियों तक उनको याद किया जाता है और आज का दिन ऐसा ही पावन दिवस है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के आर्टिकल 368/2 माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य माननीय सदस्य, मैं आग्रह करता हूं कि अगर आप इस तरीके से उठेंगे तो मैं नामजद तरीके से बोलना पड़ेगा मुझे। प्लीज बैठिए, प्लीज माननीय सदस्य बैठिए। माननीय मंत्री जी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बोल रहे हैं, चलिए बैठिए। विशाल दा पाटिल, क्या तरीका, कई बार समझा दिया आपको। अगर आप व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे तो आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। माननीय अर्जुन मेघवाल जी। अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने पहले कहा, मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन जो आइटम आपने 10 नंबर रूल 66 में रिलैक्सेशन दिया, इसलिए मैं आपसे ये भी अनुरोध करता हूं कि जो अपना आइटम 11, 12 और 13 इन सब पे विचार करने के लिए एक साथ आप विचार करने की अनुमति हमें प्रदान करें। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के आर्टिकल 368/2 के माध्यम से संविधान को ये शक्ति प्रदान की है जिसके माध्यम से हम आवश्यकता अनुसार संशोधन कर लोक हित के निर्णय लागू कर सकते हैं। ये संसद को ही शक्ति दी है संविधान ने आर्टिकल 368 के तहत। इस पवित्र उद्देश्य से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए ये तीनों बिल आज इस महान सदन के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए संविधान सभा में बहस हुई। श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती रेणुका रे, श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन जैसी महिला सदस्यों ने महिला प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर संविधान सभा के समक्ष भी उठाया था। इसका मतलब मुद्दा 1949 से भी चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक जस्टिस शब्द का उल्लेख हुआ है। जस्टिस की अपन बात को जोर देकर के भी संविधान सभा के निर्माताओं ने कहा है। जस्टिस भी 3 प्रकार का उन्होंने कहा है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सर्वप्रथम यदि हम सामाजिक न्याय की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए। जो भी सरकारें रही उस पर चिंतन हुआ, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद मातृशक्ति के सामाजिक न्याय के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गई। वह उनकी स्पीड और स्केल को बढ़ाया गया। मोदी जी जब महिलाओं के लिए शौचालय बनाते हैं तो महिलाओं के सम्मान में वृद्धि होती है, उससे इज्जत घर का नाम दिया जाता है। पीएम आवास के माध्यम से जब 69% मालिकाना हक मातृशक्ति को दिया जाता है
तो वो सुरक्षित महसूस करती है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से जब गैस चूल्हा मिलता है तो स्वास्थ्य में सुधार होता है। धुएं भरी रसोई से लेकर गरिमापूर्ण जीवन तक यही हमारा सामाजिक न्याय, जिसकी कल्पना कभी बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब ने की थी कि हमें नागरिकों को, समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय देना होगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से जब गर्भवती महिला को पोषण मिलता है तो आने वाला भविष्य भी संवरता है। मैटरनिटी अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया जाता है तो पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति का समय मिलता है। सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं को जब स्थायी कमीशन प्रदान करने से राष्ट्र सेवा में डिफेंस फोर्सेज का अभिन्न हिस्सा बनती है तो महिलाएं सशक्त होने का एहसास महसूस करती है। इसी प्रकार हम आर्थिक न्याय की बात करें, मैंने अभी तक सामाजिक न्याय की बात करी, अब मैं आर्थिक न्याय की बात करता हूं। अगर आर्थिक न्याय की बात करें तो योजनाएं पहले भी बनी, लेकिन जब मोदी जी आते हैं 2014 में तो इन योजनाओं के क्रियान्वयन में और परिणाम में विजिबल चेंज नजर आता है। महिलाओं के लिए जनधन खाते, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो संसद का विशेष सत्र शुरू होने से पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के सदन के बाहर किस तरीके से तमाम नेताओं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, जहां सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसको लेकर के अपना समर्थन देते नजर आए, वहीं विपक्ष के नेताओं ने समर्थन तो दिया लेकिन इसके साथ ही ये सवाल उठाया कि आखिर अभी इसे लाने का क्या मतलब है। कि आने वाला जो चुनाव जिन राज्यों में हो रहे हैं उन चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ऐसा कर रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सुनिए सदन शुरू होने से पहले सदन के बाहर किसने क्या कहा। ये हम सभी विपक्षी पार्टियां इस बिल का समर्थन करती हैं और ये एक ऐतिहासिक दिन है, लेकिन समय को लेकर विपक्षी सांसदों के बीच थोड़ा ये है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अभी बंगाल चुनाव है, फिर तमिलनाडु का चुनाव है। ऐसे समय में कई सांसद इसमें भागीदारी भी नहीं निभा पाएंगे, वो चुनाव में व्यस्त है। और जब अभी इस बिल को आना भी नहीं है, क्योंकि अभी पारित हो भी जाएगा तो भी जब तक परिसीमन नहीं होगा, जब तक सेंसस नहीं होगा, तब तक ये लागू भी नहीं होगा। जब लागू होगा ही नहीं तो फिर इसे मानसून सत्र में भी किया जा सकता था। और उसके पहले हम लोगों ने मांग की थी कि एक विपक्षी पार्टियों की मीटिंग भी बुलाई जाए, जो सजेशंस उनके हैं उसको भी लिया जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और अचानक से इसे 3 दिन का स्पेशल सत्र बुला के लाना कहीं ना कहीं इस हड़बड़ी से दिखाया जाता, माने ऐसा लग रहा है कि बंगाल और तमिलनाडु और जो चुनाव हो रहे हैं उसमें फायदा लेने के लिए ये पॉलिटिकल स्टंट कर रही है भाजपा। और इसके पहले भी 2023 में जब ये बिल आई थी तब उसके तुरंत बाद 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, फिर विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी आप फायदा नहीं दे पाए क्योंकि आपको सेंसस और परिसीमन डिलिमिटेशन के लिए वेट करना था। तो जब वेट ही करना है तो सिर्फ याद दिलाने के लिए सत्र को बुलाने की क्या जरूरत थी। हम तो चाहते हैं कि महिला आरक्षण हो, लेकिन उसके लिए सोच समझ के, ताकि किसी के साथ न्याय ना हो, ऐसा ना हो। ST SC OBC, फिर परिसीमन आयोग में कौन लोग रहेंगे, वो कितने बायस्ड होकर काम करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे साउथ के जो राज्य हैं या फिर हमारे पूर्वी राज्य हैं, उसमें झारखंड भी है कि वहां पर ST सीट्स काफी हैं। अगर इस परिसीमन में वो सीट्स कम हो जाते हैं तो उनके साथ भी अन्याय होगा। ये तमाम बातें हैं जिसके लिए विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि इतनी हड़बड़ी ना करें, बल्कि मानसून सत्र में हो और उसके लिए तमाम पहले से तैयारियां कर ली जाए। खरगे जी बात कही है कि हमें विमेन रिजर्वेशन बिल से कोई आपत्ति नहीं है, हमें डिलिमिटेशन से। जी बिल्कुल, साउथ के राज्यों ने यही मुद्दा उठाया। जी। झारखंड के बारे में आप स्पेशली क्या कहना चाहेंगे? झारखंड के बारे में यही कहेंगे कि वहां पर जो आदिवासी सीट्स हैं वो कम ना हो जाए परिसीमन के बाद। उससे आदिवासियों को और जो ST SC OBC की भी हम लोग मांग कर ही रहे हैं, क्योंकि वो भी काफी बड़ी संख्या में है। तो इनसे किसी को नुकसान ना हो और सामाजिक न्याय बरकरार रहे। हम अभिनंदन देना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि एक पुरुष ने ठान लिया कि महिलाओं को सशक्त करना है। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने हमेशा माना है लाड़की बहन को सशक्त करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए, आत्मनिर्भर करना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने कर दिखाया। जहां 13 से 14% थे पार्लियामेंट में, आज 33% जाने मिल रहा है। और जहां 816 सीट्स है वहां 273 सीट्स पे महिला जीत के आएगी। केंद्र में, प्रदेशों में, और जैसे पंचायत राज में राज किया है, अब आ गया है हमारा समय। तो धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से और पूरे देश की मातृशक्ति मेरी बहनों माताओं की तरफ से हृदय से आभार, उनका अभिनंदन करती हूं। और मुझे आज भरोसा है कि पूरा विपक्ष
सभी विपक्ष के नेतागण आज इस बिल का समर्थन करेंगे और देश की नारी शक्ति के लिए आज का दिन ऐतिहासिक पल है। पूरे देश की मातृशक्ति में आज उत्साह है। मुझे लगता है 2029 का जो चुनाव लोकसभा का आएगा, पूरे देश की हमारी जो नारी शक्ति है उसको प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा और हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक हमें देश को विकसित बनाना है, जो विकसित की देश की यात्रा होगी उसमें हमारी मातृशक्ति की एक बहुत बड़ी भागीदारी होगी। इसलिए आज मैं भी प्रसन्न हूं और मेरे लोकसभा क्षेत्र की सभी मातृशक्ति की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। डिलिमिटेशन को लेके जो है लगातार विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि इससे कहीं ना कहीं जो साउथ इंडिया है वहाँ की जो सीटें हैं उसमें जो है वो कमी आई। देखिए, जैसा कि 2023 में जब ये बिल पेश हुआ तब भी ये संदेह था कि 2029 तक लागू हो पाएगा कि नहीं, लेकिन आज वास्तव में बड़ा विषय है हम सब के लिए और जो भी विषय होंगे विस्तृत से आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित भी करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं न कहीं सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद। देखिए, महिला आरक्षण के ऊपर हम लोग पहले दिन से उसके समर्थन में उनके साथ हैं और लास्ट टाइम भी कांग्रेस ने समर्थन किया था। इन्होंने ही कहा था कि जब नया जनसंख्या आ जाएगी तो नई जनसंख्या के ऊपर इसको लागू किया जाएगा, लेकिन अब ये इसको बदलना चाहते हैं। तो इनकी सवाल इनकी मंशा के ऊपर है और चुपके से डिलिमिटेशन लेकर के आ रहे हैं। डिलिमिटेशन के अंदर अगर आबादी के अनुपात के अंदर सीटें होंगी तो दक्षिण राज्यों का तो पूरा का पूरा प्रतिनिधित्व ही घट जाएगा। एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर एक असंतुलन होगा और पूरे के पूरे सिस्टम को ये हाईजैक करके ये सरकार तय करेगी कि कौन सा सेंसस इस्तेमाल करना है। ये पावर और जो परिसीमन आयोग होगा उसको असीमित शक्तियां होंगी। तो असीमित शक्तियां जब भी होंगी जिसके ऊपर बैलेंस चेक नहीं होगा तो वो नुकसान देता है, हमेशा नुकसान देता है। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं, इसके ऊपर विस्तृत से चर्चा करेंगे। नॉर्थ और साउथ की जो डिवाइड की बात तो वो सदर्न स्टेट्स हैं साउथ की, तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा क्योंकि नंबर ज्यादातर यूपी में बहुत बड़ा नंबर होगा या बाकी राज्य जो उत्तर में आते हैं वहां पे ज्यादा नंबर बढ़ेंगे। आप उसे कैसे देखते हैं जिसके कारण नॉर्थ साउथ में डिवाइड हुआ? हाँ, निश्चित रूप से पंजाब को जिन राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है उन राज्यों को इसके बाद सफर करना पड़ेगा। तो ये एक मतलब एक क्षेत्रीय असंतुलन की भावना पैदा होगी। किरण रिजिजू ने अभी अपील करी है कि सारे के सारे मिलके इसका समर्थन करें। तो नारी शक्ति और नारी वंदन जो कर रहे हैं तो वहीं तक रखिए ना। इसको जो आप आगे ले जाने की बात कर रहे हो, इसको आगे ले जाने की बात मत करिए कि आप परिसीमन के माध्यम से सब सारे सिस्टम को ही तहस नहस कर देंगे। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा अनुराग ठाकुर को लेकर 2014 तक कांग्रेस बात करती रही और कभी भी फुलफिल नहीं किया जितने भी वादे कहे थे सोनिया राहुल। एक भी वादा झूठा नहीं हुआ, एक भी वादा झूठा नहीं हुआ। हम नहीं दिया राइट टू एजुकेशन, हम नहीं दिया राइट टू इंफॉर्मेशन, हम नहीं सारे के सारे लेकर के आए। हमारा कोई वादा झूठा नहीं है। आपका एक वादा पूरा नहीं हुआ। आप बताओ 2022 तक छत का वादा था, छत नहीं दी, मिल गई क्या सारे हिंदुस्तान को छत? किसान की दुगनी आय का वादा था, मिल गई क्या किसान को दुगनी आय? रोजगार का वादा था, नोएडा में पिट रहे हैं लोग, रोजगार पूरा हो गया? आपका एक वादा पूरा नहीं हुआ। सिर्फ इवेंट करते हैं, इवेंट सरकारी, उसके ऊपर इवेंट हो रहा है बस। होर्डिंग लगे हुए हैं, नारी शक्ति, नारी वंदन है। होर्डिंग लगा करके नारियों को सम्मान दोगे तुम सिर्फ? अरे देना था, क्यों शर्त लगाई थी आपने? और अब अगर उसके अंदर से शर्त हटा रहे हो तो क्यों हटा रहे हो? हमारी पार्टी कभी भी महिला आरक्षण बिल के विरोध में नहीं थी और आज भी हम महिला आरक्षण के समर्थन में हैं। लेकिन चिंता हमारे दल की ये है कि समाज का वो वंचित वर्ग जिसकी आवाज अभी तक जिला तक नहीं पहुंच पाती है, उसकी आवाज सदन तक कैसे पहुंचे, ये बात हम सदन के अंदर रखेंगे। सदन ये तय करेगा कि उनकी आवाज इस पंचायत में कैसे पहुंचे ताकि उनकी पीड़ा का निराकरण किया जा सके। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जब हम इसका नाम लेते हैं तो एकदम से एक चीज निकल करके आती है कि पिछले लगभग 200 साल का अगर राजनीतिक इतिहास हम खंगालें तो ये पहला अवसर होगा जब एक बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला हमारा देश लेने जा रहा है और महिलाओं की सत्ता में भागीदारी
और वो भागीदारी भी टू एन एक्सटेंट ऑफ मिनिमम 33%, 33% कम से कम सत्ता में भागीदारी, ये सुनिश्चित करने का जो अधिनियम श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पारित कराया है, ये और देश की दिशा और दशा को पूरी तरह से बदलने वाला अधिनियम है। मैं इतिहास के पन्नों को अगरचे पलटूं तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे समाज सुधारक हुए जिन्होंने महिलाओं की भूमिका, महिलाओं के जीवन के सुधार के संबंध में आंदोलन खड़े किए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने महिलाओं को शिक्षा की बात की, स्वामी श्रद्धानंद जी ने महिलाओं को शिक्षा की बात की, ज्योतिबा फुले ने जो अनुसूचित वर्ग की बहनें हैं उनकी शिक्षा की बात की। इसी तरह से और स्वामी विवेकानंद जी ने और महिलाओं की पार्टिसिपेशन की बात की। महात्मा गांधी जी ने और आज़ादी के आंदोलन में और महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट की बात की। परंतु ये पहला समय है जब हम देखते हैं 10 और 11 साल के राजनीतिक इतिहास में मोदी जी के कार्यकाल में महिलाओं के हर विषय को लेकर के उनकी उन्नति के दिशा में काम किया। अब हम छोटा सा प्रयास, धुएं को रसोई में कम करना, यानी 10 करोड़ महिलाओं की रसोई में रसोई गैस को पहुंचा करके उनके जीवन को सौम्य करना। लगभग 10 करोड़ घरों में नल से स्वच्छ जल पहुंचा करके महिलाएं जो सिर के ऊपर टोकनी उठा के कई कई किलोमीटर जाती थी उनके जीवन को सौम्य करना। लगभग 11-12 करोड़ शौचालय बना करके उनको एक सम्मान का जीवन और स्वास्थ्य प्रदान करना। अब हम एक और प्रयास देखें, सर्वाइकल कैंसर। हम कल्पना नहीं कर सकते जहां दुनिया में वो वैक्सीन 10,000, 20,000, 50,000 रुपए में लगती है, मेरे देश के अंदर मोदी जी के प्रयासों से मुफ्त में वो वैक्सीन लग रही है। जनधन खाते अगर देखें तो 55% जनधन खाते बहनों के हैं। उनकी आर्थिकी को मदद करने के लिए अगर मुद्रा योजना के लोन की बात करें तो 75% मुद्रा लोन बहनों के नाम पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो केवल और केवल बहनों के नाम पर आवास का मालिकाना हक देना, ये यानी इतने सारे प्रयास शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उनकी आर्थिक उन्नति के अंदर, सामाजिक उन्नति के अंदर, ये सारे प्रयास। और इसमें एक बड़ा सामाजिक प्रयास 3 तलाक का है, यानी वो बहनें अपने और पारिवारिक जीवन के अंदर सुरक्षित रहनी चाहिए, उसके लिए 3 तलाक का और निर्णय करवा लेना। हमने देखा है कि पंचायती राज संस्थानों में, नगर निकायों के अंदर 50% तक बहनों को आरक्षण मिलने के बाद जमीन से और नेतृत्व बहनों में खड़ा हुआ है जगह जगह। और ये जो 33% का आरक्षण विधायिका में और हमारे सांसदों के अंदर दिया जा रहा है, ये पूरी तरह से गेम चेंजर है। हम ये कह सकते हैं कि समाज का वो 50% वर्ग उनकी पूर्ण शक्तियों का उपयोग राष्ट्र के विकास में करने की दिशा में एक बहुत बड़ी उड़ान है। दिस इज अ बिग टेक ऑफ, ये मैं कह सकता हूं। तो राजनीति में नारी शक्ति की हुंकार को लेकर के सदन में आज बहस जो है वो जारी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे से अपनी बातों को रखते नजर आ रहे हैं। कोई इसके समर्थन में कह रहा है तो कोई इसके विरोध में कई सारे सवाल उठा रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस बिल को लेकर के और कितना ज्यादा हंगामा तेज होता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।